हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। मैं हूं सोनी सर। आपके साथ आज बात करेंगे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में। और सॉल्यूशन जो चैप्टर है 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड के लिए भी एग्जाम में आते हैं और जेई मेंस और नीट्स में तो आते ही। लेकिन कुछ स्टूडेंट का डिमांड था कि जो सॉल्यूशन का होगा इसका हम लोग को शॉर्टकट बता दीजिए, शॉर्ट लेक्चर बताइए ताकि एक क्लास में पूरे के पूरे सॉल्यूशन रिवाइज हो जाए। तो आज हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन चैप्टर का क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स करने का मतलब हुआ शॉर्ट रिवीजन, कि हम लोग एग्जाम के समय में कैसे सॉल्यूशन को पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में 100% मार्क्स मिल सके। तो चलो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है, सबसे पहले जानते हैं हम लोग सॉल्यूशन के बारे में। ये आपका जो चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मतलब आप लोग को मालूम होगा कि सॉल्यूशन के मतलब होता क्या। जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, उसमें अगर हम लोग चीनी मिला देते हैं और चीनी मिलाते हैं तो इस शरबत तैयार हो गया। तो जब शरबत तैयार हो गया तो शरबत का नाम हो गया सॉल्यूशन। तो केमिस्ट्री में हम उसको बोल देंगे सॉल्यूशन। अब शरबत जब तैयार हुआ तो उसमें दो चीज़ मिलाए हैं, फर्स्ट में आपका पानी और दूसरा में आपका चीनी। तो सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीज़ जानेंगे। सॉल्यूशन में क्या क्या, अभी जैसे हम लोग बताएं कि एक गिलास आपके पास पानी है, एक गिलास आपके पास पानी है, ठीक है, और इस पानी में अगर हम लोग चीनी डिजोल्व कर देते हैं, मतलब चीनी मिला देते हैं, तो चीनी इसमें पूरा तरह से मिक्स हो जाएगा। अब जब चीनी मिक्स हो जाएगा तो एक एक सॉल्यूशन बन गया, एक एक सॉल्यूशन ये बन गया। अब जब चीनी को मिलाएं तो जब मिला चीनी तो उसमें चीनी पूरी तरह से मिक्स हो गया, और जब पूरी तरह से मिक्स हो जाता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के मतलब होता है, सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट मिक्स होते हैं। जैसे हम लोग बात कर सकते हैं कि जिसमें चलो चीनी मिला दिए, ऐसा हो सकता है इसमें नींबू भी मिला सकते हैं। तो जब नींबू मिलाएं तो इस सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हो गए। कौन कौन? पानी, चीनी और आपका ये हो गया नींबू। अरे नींबू पानी पी करके आप शरबत पी लिए। अब यहाँ पे जानेंगे कि सॉल्यूशन में आपके तीन कंपोनेंट हो गए हैं। तो तीन कंपोनेंट हो गए मतलब सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट हो गया। तीन कंपोनेंट कहने का मतलब होता है तीन चीज़ मिक्स कर दिए हम लोग, और तीनों चीज़ को मिक्स किए तो पूरा तरह से एक शरबत बन गया, और उस शरबत को हम लोग बोल देंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो सॉल्यूशन जो होता है एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें से टू या टू से अधिक कंपोनेंट आपस में मिक्स किए हुए रहते हैं। क्लियर हो रहा है? तो हम लोग बात करेंगे जैसे इसका डेफिनेशन के बारे में। होमोजीनियस, पहला सॉल्यूशन इज, पहला डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग। सॉल्यूशन इज homogeneous mixture of two or more substance। मतलब सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें से दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के मतलब क्या होता है वो बताते हैं। सबसे पहले होमोजीनियस के मतलब होता है जो पूरी तरह से घुल जाता है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस, और जो पूरी तरह से नहीं घुलता उसको बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सॉल्यूशन के डेफिनेशन के मतलब होता है कि होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस के मतलब होता है पूरी तरह से घुल जाना चाहिए, और जब पूरी तरह से घुल जाएगा कोई भी कंपोनेंट तो उसको बोल सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन। जैसे हम लोग एक गिलास पानी लिए, पानी में नमक डाल दिए तो नमक पूरा तरह से घुल गया। तो जब पूरा तरह से घुल गया तो हम देखें तो नमक में पानी घुल गया। तो जब घुल जाता है तो घुलने के बाद आपको दिखाई नहीं देगा कि नमक घुला हुआ कि नहीं, उसमें पानी ही पानी नजर आएगा। मत तो जो नमक है पूरी तरह से घुल गया है, और जब पूरी तरह से घुल जाता है उसको बोल देते हैं हम लोग होमोजीनियस। ऐसा भी हो सकता है कि गिलास पानी ले लो, उसमें बालू डाल दो तो बालू नहीं घूमेगा, बालू नहीं घुलेगा, बालू जा करके वहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेसिपिटेट हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग होमोजीनियस नहीं कह सकते हैं।
क्योंकि बालू तो ऑलरेडी तो घुला ही नहीं, तो ये मिक्स हो गया पानी में, तो इसको मिक्सचर बोल सकते हैं हम लोग। या फिर हम लोग ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अगर चीनी है और नमक है, दोनों को अगर मिक्स कर देते हैं हम लोग, तो मिक्स करने के बाद एक मिक्सचर तैयार हो जाता है, और उस मिक्सचर को बोलते हैं सोल्यूशन नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। लेकिन मिक्सचर में हेट्रोजीनियस हो गया, क्योंकि चीनी और नमक आपस में मिलाएंगे तो घुलेगा नहीं, वो सिर्फ क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। और इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस के मतलब होता है जो पूरी तरह से नहीं घुलता है उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस, और जो पूरी तरह से घुल जाता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग एक गिलास पानी ले लिए, अगर उसमें ग्लूकोन डी डाल दिए तो ग्लूकोन डी भी पूरा तरह से घुल जाएगा, और जब पूरा तरह से घुल जाएगा तो हो जाएगा आपका होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन कहते हैं किसको, इसके बारे में जान रहे हैं तो सीधा एक वर्ड में बोलना, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें से दो या दो से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे में मिक्स किए हुए रहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, जैसे हम लोग जाने कि ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, दो कंपोनेंट है, जिसमें से फर्स्ट में आपका चीनी है और हमको दूसरा हम लोग मान लिए पानी। तो दो चीज़ है, तो हम लोग इसमें से क्या कह सकते हैं, जैसे आपके पास एक सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में पानी क्या है आपका, मोर अमाउंट, जबकि चीनी है लेस अमाउंट। तो जब कोई भी सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन का मतलब होता है जब सोलूट प्लस सोलवेंट आपस में मिलता है तो बनाता है सॉल्यूशन, तो बनाता है आपका सॉल्यूशन। ठीक है। अब सर सोलूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। जैसे अभी हम एग्जांपल दिए कि एक गिलास पानी में अगर चीनी मिलाते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो चीनी क्या है, लेस अमाउंट में, मतलब कम मात्रा में। पानी क्या है आपका, ज़्यादा मात्रा में। जो लेस अमाउंट में रहेगा उसको बोल देंगे हम लोग सोलूट, और जो मोर अमाउंट में रहेगा उसको बोल देंगे हम लोग सॉल्वेंट। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हम लोग चीनी की बात करेंगे, चीनी जो होगा आपका सोलूट, पानी हो जाएगा आपका सॉल्वेंट, और दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा आपका सॉल्यूशन, बन गया सॉल्यूशन। तो अगर एक चीनी का सॉल्यूशन है आपके पास, चीनी का शरबत, मतलब हम देख सकते हैं कोई शरबत है, शरबत में आपका चीनी मिला हुआ है, तो चीनी कम अमाउंट में है तो वो चीनी को हम लोग बोल देंगे सोलूट, और जो ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। चलो स्टार्ट करेंगे। दूसरा हम लोग सोलूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन के बारे में बोलेंगे। व्हाट इज सोलूट एंड सॉल्वेंट, दोनों का डेफिनेशन लिखेंगे। तो सोलूट उसको बोलते हैं जो लेस अमाउंट में रहता है, सॉल्वेंट उसको बोलते हैं जो मोर अमाउंट में रहता है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं क्या डेफिनेशन, तो हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो हम फर्स्ट में जानेंगे पहला सोलूट। ये हो गया आपका सोलूट। सोलूट का डेफिनेशन बताए थे, जो लेस अमाउंट में रहता है उसको बोलते हैं सोलूट। द सब्सटेंस इन विच लेस अमाउंट, लिख सकते हैं द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट आर नोन एज सोलूट। हम लोग इसको सोलूट बोल सकते हैं। दूसरा बात करेंगे सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट क्या होता है, तो ऐसा सब्सटेंस जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, तो लिख सकते हैं द सब्सटेंस which present more amount are known as solvent। ये हो गया आपका सॉल्वेंट, मतलब जो लेस अमाउंट रहेगा उसको बोलते हैं सोलूट, और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। ठीक है। जैसे अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सोलूट प्लस
सॉल्वेंट, तो फॉर्मूला होगा आपका सॉल्यूशन, तो आपका बन जाएगा सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन करेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप से होते हैं। तो सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के अनुसार से हम लोग इसको क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं, जिसमें से फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। उसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अगर कंपोनेंट के अनुसार से देखा गया तो 3 टाइप से आपका सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन किया गया, जिसमें से फर्स्ट है आपका बाइनरी सॉल्यूशन, सेकेंड है आपका टर्नरी सॉल्यूशन और एक है आपका क्वाटरनरी सॉल्यूशन। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट, मात्र 2 कंपोनेंट होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें कंपोनेंट 3 होते हैं उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, और क्वाटरनरी सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें कंपोनेंट 4 होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशन। और बाइनरी सॉल्यूशन के एग्जांपल अगर बात करेंगे तो एक गिलास पानी में अगर हम लोग चीनी डाल देते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया। तो उस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, और ये 2 कंपोनेंट है, इसलिए इस सॉल्यूशन का नाम हो जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर हो रहा है? दूसरा वर्ड है आपका टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, जैसे एक गिलास पानी ले लिए, ठीक है, उसमें चीनी डाल दिए और उसमें नमक भी डाल दिए, तो जब सॉल्यूशन तैयार होगा तो इसमें 3 कंपोनेंट हो गया, और इस 3 कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग टर्नरी सॉल्यूशन। अगला आपका है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं, जैसे एक गिलास पानी लिए, चीनी डालें, नमक डालें, ग्लूकोन डी डाल दिए, तो 4 सब्सटेंस डाल दिए, तो उसमें कितना हो गया? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो समझ में आ गया? तो बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं किसको? जिसमें 2 कंपोनेंट होता है उसको बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसमें 3 कंपोनेंट होता है उसको टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, और जिसमें 4 कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन। चलो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन को एक सिंपल डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग बस। द सॉल्यूशन which contain the solution which having 2 component। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। दूसरा हम लोग जानेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। वैसा सॉल्यूशन जिसके पास 3 कंपोनेंट होते हैं, तो लिख सकते हैं द सॉल्यूशन which having 3 components are known as ternary solution। तो अभी तक 2 चीज के बारे में जाने। तीसरा आपका है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तीसरा हम लोग जानेंगे क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो
लिख सकते हैं द सॉल्यूशन तो अभी हम लोग जब देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन को किए तो कंपोनेंट के अनुसार से 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें, जिसमें से बाइनरी सॉल्यूशन, सेकेंडरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन और क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट, टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट, क्वाटरनरीज में 4 कंपोनेंट। तो ये क्लासिफिकेशन था कंपोनेंट के अनुसार से। तो हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन के अनुसार से। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे 2 टाइप से सॉल्यूशन होते हैं, जिसमें से पहला बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन ये हो गया आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। दूसरा आता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है और कंसंट्रेशन के मतलब क्या होता है। डाइल्यूट के मतलब ऐसा समझो, जैसे यहाँ पे आपका इस कंटेनर में आपका पानी रखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बाल्टी पानी रखा हुआ है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? बनेगा, लेकिन गाढ़ा नहीं बनेगा, पतला सॉल्यूशन बनेगा। और जो पतला रहता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, 1 गिलास पानी ले लो, इसमें 5-10 चम्मच चीनी डाल देते हैं, और जैसे चीनी डाल दिए तो इसमें जो सॉल्यूशन तैयार होगा, ये सॉल्यूशन गाढ़ा तैयार होगा। तो हम लोग इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन जो है, जो पतला रहता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, और जो गाढ़ा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हम क्लासिफिकेशन करते हैं सॉलिड को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट के अनुसार से सॉलिड कितने टाइप से होते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सॉल्वेंट के अनुसार से कितने टाइप से सॉलिड हो सकते हैं, मतलब कितने टाइप से सॉल्यूशन हो सकते हैं सॉल्वेंट के अनुसार से। पहला, हम लोग अगर एक तरफ गैस में मिलाते हैं, जैसे एक तरफ सॉल्वेंट गैस लेते हैं, अगर गैस और गैस को मिलाएंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको बोलते हैं हम लोग गैसियस सॉल्यूशन। तो गैस गैस आपस में मिक्स होगा तो उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो गैस गैस मिक्स करेंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग गैसियस सॉल्यूशन। गैस में लिक्विड डाल सकते हैं, गैस में लिक्विड डालेंगे तो लिक्विड मतलब गैसियस, गैस में लिक्विड डालेंगे तो सॉल्यूशन तैयार होगा, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन। और गैस में अगर हम लोग सॉलिड डालेंगे तो पर भी एक सॉल्यूशन तैयार होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब हो रहा है कि जब सॉल्वेंट गैस रहेगा और सोलूट जो होता है गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों रह सकता है। तो जैसे गैस गैस को मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन तैयार होता है, जिसका एग्जांपल एयर होता है। एयर मतलब हवा। तो हवा में बहुत सारा गैस पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल आपस में कंबाइंड होते हैं, तो गैस गैस का जो मिक्सचर हो जाएगा वो आपका कहलाएगा गैसियस सॉल्यूशन। अब गैस लिक्विड मतलब गैस में आपको लिक्विड डाल देना है, तो गैस में अगर लिक्विड डाल देते हैं तो इसका एग्जाम्पल होता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म एक बेहोश करने का दवा आता है। किसी को अगर रुमाल में बांध करके फिल्म वगैरह में देखे होंगे तो रुमाल में क्लोरोफॉर्म लगाता है, उसको जैसे नाक पे चिपकाओगे तो आदमी बेहोश हो जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जो एग्जाम्पल होता है लिक्विड और गैस सॉल्यूशन का मिक्सचर। तो दोनों का अगर एग्जाम्पल याद करेंगे हम लोग, क्लोरोफॉर्म हो गया। अगला है गैस सॉलिड, मतलब गैस में सॉलिड को मिक्स करने जा रहे हैं, तो गैस में सॉलिड को मिक्स करेंगे तो भी गैसियस सॉल्यूशन तैयार होगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? डस्ट इन एयर, मतलब जब हवा है तो हवा में बहुत डस्ट पार्टिकल्स है, और डस्ट पार्टिकल्स हो गया आपका सॉलिड और एयर हो गया आपका गैस। तो गैस में जो डस्ट पार्टिकल है तो ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको भी बोल सकते हैं गैसियस सॉल्यूशन। ये 3 टाइप से हुए हैं गैसियस में। उसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन में 3 टाइप से हो सकते हैं। पहला, लिक्विड में गैस मिलाएंगे हम लोग, मतलब लिक्विड रहेगा उसमें गैस पार्टिकल डाल देंगे। तो कोई भी लिक्विड में अगर गैस पार्टिकल डालोगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा, जैसे हम लोग बात करेंगे कोको कोला,
तो कोको कोला में जैसे हम लोग ढक्कन खोलते हैं तो इसमें गैस निकलता है बाहर, CO2 गैस। तो कोको कोला ऑलरेडी एक लिक्विड है और उस लिक्विड में हम लोग डाल दिए CO2 गैस। तो लिक्विड और गैस का जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को हम लोग बोल सकते हैं गैस लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा भी हो सकता है लिक्विड लिक्विड, मतलब दो चीज़ लिक्विड है। अब लिक्विड लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल होता है जब हम लोग ऐसे एग्जांपल लिख सकते हैं वाइन इन वाटर, मतलब दारू में पानी मिला करके पीना, वो क्या कहलाता है? लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा है सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड में सॉलिड डाल देना है। तो कोई भी लिक्विड जैसे पानी है तो पानी में अगर ग्लूकोन डी डाल दिए तो ग्लूकोन डी आपका सॉलिड पार्टिकल्स हो गए। अब सॉलिड में हम लोग मतलब कोई भी लिक्विड में सॉलिड डाल दिए हैं तो वो आपका सॉल्यूशन कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब सॉलिड रहेगा सॉल्वेंट। अब यहाँ पे याद करेंगे जो इधर वाला सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है सॉल्वेंट रहेगा आप सॉलिड, और सॉलिड में मिक्स करेंगे गैस पार्टिकल्स। और जब सॉलिड में गैस पार्टिकल्स मिक्स करेंगे तो सॉल्यूशन तैयार होगा। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल होता है प्लेटिनम, और प्लेटिनम में जब H2 डालते हैं, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़े थे इसके बारे में, तो H2 जो है प्लेटिनम के ऊपर एडजॉर्ब हो जाता है। इस टाइप को सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब इसका बेस्ट एग्जांपल याद रखना कि प्लेटिनम में हम लोग डिजोल्व करेंगे H2 गैस। ठीक है। दूसरा लिक्विड सॉलिड, मतलब सॉलिड में लिक्विड डालना है तो सॉलिड में लिक्विड मिक्स करेंगे तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आपको सोचना है, क्या एग्जांपल हो सकता है आप सोचिए। नेक्स्ट है गैस और सॉलिड, मतलब सॉलिड में गैस पार्टिकल्स को मिला रहे हैं तो सॉलिड में गैस पार्टिकल्स हो गया तो इसका एग्जांपल हो गया आपका कॉपर एंड गोल्ड। सॉरी यहाँ पे सॉलिड सॉलिड होगा थोड़ा सा, ये वो आपका सॉलिड और ये हो गया आपका सॉलिड, दोनों सॉलिड सॉलिड है। तो जब सॉलिड और सॉलिड आपस में मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसको बोल देते हैं हम लोग क्या? सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब कॉपर और गोल्ड, जब कॉपर को गोल्ड को आपस में मिक्स कराएंगे तो उस तरह से सॉल्यूशन को हम लोग बोल देते हैं कॉपर और गोल्ड का सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोग फिजिकल स्टेज के अनुसार से देखें कितने टाइप से सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो टोटल आपका 3, 3, 6 और 3, 9 टाइप से होंगे सॉल्यूशन, जिसमें से सभी हम एक तरफ सॉल्वेंट लिखे हैं, एक तरफ सोल्यूट लिखे हैं, सबको मिक्स करके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के अनुसार से। तो क्लियर हो रहा है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन टर्म को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन टर्म जानेंगे हम लोग। एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन में उसका कंसंट्रेशन हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये बात जानेंगे हम लोग। तो कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारा टर्म आता है, जिसमें से हम लोग फर्स्ट जानेंगे मास परसेंटेज। अब ये मास परसेंटेज क्या होता है, उसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज जानेंगे, मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होता है और फॉर्मेलिटी क्या होता है। चलो हम लोग सबसे पहले जानेंगे मास परसेंटेज। तो हम लोग फर्स्ट नंबर में जानेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है? वेट बाय वेट। अब कोई भी हमको सॉल्यूशन में अगर मालूम करना होगा इसकी कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे फर्स्ट नंबर आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या बोलता है वो जानते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास इस कंटेनर में एक सोलूट है और इसमें आपका सॉल्वेंट है, एक हो गया आपका सोलूट और दूसरा हो गया सॉल्वेंट। एक सोलूट है, दूसरा आपका सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स कराएंगे तो एक सॉल्यूशन तैयार होगा। और जैसे ये सॉल्यूशन तैयार होगा, सॉल्यूशन रेडी हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो एक कोई सॉल्वेंट है, इसमें कोई सोलूट है और सॉल्वेंट में हम लोग सोलूट पार्टिकल्स डाल रहे हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा है।
जैसे इसी हम सॉल्वेंट में हम लोग KCl यूज कर देते हैं कि KCl सोलूट जो है इसमें डिजॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। तो जब एक सॉल्यूशन तैयार हो गया तो बताओ इसमें हम लोग कंसंट्रेशन कैसे एक्सप्रेस करेंगे? बहुत सिंपल, अगर आपके पास इस तरह दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे लिख दिया रहेगा 20% ऑफ KCl लिख दिया आपके पास 20% ऑफ KCl, 20% ऑफ KCl। इसका मतलब क्या समझेंगे कि 100 kg सॉल्वेंट में 20 ग्राम 100 ग्राम सॉल्वेंट में 20 ग्राम सोलूट डिजॉल्व है, सोलूट मिला हुआ है। पहला मास परसेंटेज का मतलब बता रहे हैं। अगर आपके पास दे दिया है 20% ऑफ KCl, इसका मतलब 100 ग्राम में सॉल्वेंट में 20 ग्राम आपका KCl मिला हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अगर बोल देगा 50% ऑफ NaCl, अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहता है 50% ऑफ NaCl, इसका मतलब क्या है? NaCl जो घुला हुआ है, सोलूट है, जिसमें से 100 ग्राम सॉल्वेंट में 50 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है। इसका मतलब ये, जैसे अगर हमारे पास एक गिलास पानी है और उसमें हम लोग नमक डाल दिए हुए हैं, और जब पूरा तरह से वो मिक्स हो गया, एक सॉल्यूशन बन गया, और जब सॉल्यूशन बन गया तो पता चला, क्वेश्चन में ऐसे दिया कि एक सॉल्यूशन है उसमें 20% ऑफ NaCl लिखा हुआ है। तो 20% कहने का मतलब क्या समझेंगे हम लोग? 20% का मतलब होता है कि 100 kg सॉल्वेंट में 100 ग्राम सॉल्वेंट में 20 ग्राम आपका सोलूट मिला हुआ है। मतलब 100 ग्राम सॉल्वेंट में 20 ग्राम NaCl जुड़ा हुआ है। तो हम लोग इसको बोलते हैं मास परसेंटेज। पहला टर्म समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज। हमको इसको लिखते हैं वेट बाय वेट इंटू परसेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं वेट ऑफ सोलूट डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ऐसे हम लोग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो क्लियर हो रही है मास परसेंटेज। उसी तरह अगर वॉल्यूम परसेंट दे दिया रहेगा, अगर वॉल्यूम परसेंट दिया रहेगा, परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तो वॉल्यूम परसेंटेज दिया रहेगा, इसका मतलब समझते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज दिया रहेगा, जैसे अभी आपके पास एक गिलास पानी है, इस पानी में एल्कोहल ऐड हुआ, जैसे एक गिलास पानी लिए, उस पानी में हम लोग एल्कोहल डाल दिए, वाइन डाल दिए, दारू डाल दिए, तो एक तरह का सॉल्यूशन बन गया। अरे ये सॉल्यूशन जब बन गया, जैसे हम लोग बहुत सारा यहाँ सिंपल देख सकते हैं कि एक गिलास पानी लिए और इसमें से हम लोग थोड़ा सा कुछ मात्रा में सोलूट डाल दिए, सोलूट जैसे हुआ अल्कोहल डाल दिए, हम लोग अल्कोहल डाल दिए, ठीक है। अब जैसे अल्कोहल डालें तो इसमें आपका एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, और जब ये सॉल्यूशन तैयार हुआ तो आपके पास दे दिया रहेगा कि इस सॉल्यूशन में 10% जो है इथेनॉल है, 10% इथेनॉल है। इसका मतलब क्या समझते हैं आप? मतलब जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें आपको कंसीडर कर दिया, मतलब साफ बोल दिया है कि उसमें 10% इथेनॉल है, और 10% इथेनॉल के मतलब समझ रहे हैं? मतलब 10% इथेनॉल के मतलब हो रहा है कि 100 लीटर सॉल्वेंट में 10 लीटर आपका सोलूट रहेगा। इसका मतलब यही होता है 10% में बोलेगा कि 100 लीटर सॉल्वेंट में 10 लीटर सोलूट रहेगा, 10 लीटर सोलूट रहेगा।
तो हम लोग इसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। तो दो चीज़ जाने हम लोग, एक मास परसेंटेज और दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, जो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करता है। तो मास परसेंटेज में कैसे पता किए, तो सिंपल दिया रहेगा कि एक सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन में आपके पास दे दिया रहेगा कि 10% या 20% इस तरह के लिखा हुआ, तो परसेंटेज के मतलब समझ जाएंगे कि 100 kg सॉल्वेंट में जितना परसेंट रहेगा उतना सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा। और जब वॉल्यूम परसेंटेज दिया रहेगा तो समझ जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक के पास हम लोग ले सकते हैं, इथेनॉल जो है 10% दिया है, एक सॉल्यूशन है। अब एक सॉल्यूशन में इथेनॉल जो है 10% है, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब 100 लीटर सॉल्वेंट में, मतलब 100 लीटर पानी भर लो, 100 लीटर पानी भर लो, उसमें से 10 लीटर इथेनॉल भर दो। 100 लीटर पानी भर दो और उसमें 10 लीटर इथेनॉल भर दो, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा, इसी सॉल्यूशन में हम लोग बोलते हैं सोलूट और सॉल्वेंट कैसे एक्सप्रेस करते हैं। कि कोई भी सोलूट रहेगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन दे दिया रहेगा, उसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कितना सोलूट है कितना सॉल्वेंट है। आपके पास एक सॉल्यूशन दे दिया है और उस सॉल्यूशन में आपको बोल दिया है क्या कि उसमें 10% आपका एल्कोहल दिया हुआ है। अब इसका मतलब क्या समझते हैं, तो जब 10% दिया है तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि 100 लीटर होगा उसमें वॉल्यूम, जो सॉल्वेंट होगा, जो पानी होगा, वो 100 लीटर होगा और उसमें से 10 ही लीटर वाइन होगा, मतलब 10 ही लीटर आपका क्या होगा, एल्कोहल होगा। आप ये ऐसे भी हो सकता है, कहीं पे आप दुकानदार में चल जाइए या दारू के शॉप पे चल जाते हैं या बार में चल जाते हैं, तो वहाँ पे अगर देखेंगे, अगर आपके पास कोई आदमी आता है और एक सॉल्यूशन देता है, दारू का सॉल्यूशन, तो बोलता है कि आपको इसमें से 5% इथाइल एल्कोहल है। 5% इथाइल एल्कोहल के मतलब समझ में आ जाना चाहिए उसको। समझ में क्या आ जाएगा कि 5% इथाइल एल्कोहल, इसका मतलब है कि 100 लीटर पानी है और 5 लीटर दारू है हमारे यहाँ, मतलब 100 लीटर पानी में 5 ही लीटर आपको वाइन दिया है। लेकिन अगर आपको ये बोल दिया कि आप ये बताइए कि 5% नहीं 50% इथाइल एल्कोहल लिखा हुआ है, 50% इथाइल एल्कोहल का मतलब होता है कि 100 लीटर पानी में 50 लीटर खाली क्या आपका एल्कोहल है। तो ये दोनों टर्म हम लोग समझ में आ गया, मास परसेंटेज के मतलब क्या होता है और वॉल्यूम परसेंटेज के मतलब क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है आपका जो हम लोग पढ़ेंगे, मोलारिटी एंड मोलालिटी। तो मोलारिटी क्या होता है और मोलालिटी क्या होता है, वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, मोलारिटी। मोलारिटी, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम लोग, ये है आपका मोलारिटी। अब ये मोलारिटी क्या होता है, अब इसी में समझाएंगे मोलालिटी। दूसरा वर्ड हम लोग जानेंगे मोलालिटी, मोलालिटी, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे हम लोग। नंबर ऑफ सोलूट number of solute present in 1 liter of solution are known as molarity। जब इसका हम लोग बात करेंगे मोलालिटी का, मोलालिटी यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलूट
सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg solvent are known as मोलालिटी। दो वर्ड हम लोग जानेंगे कि मोलालिटी क्या होता है, मोलारिटी क्या होता है। तो मोलारिटी और मोलालिटी में बहुत कॉमन डिफरेंस है। बोलता है कि अगर 1 लीटर सॉल्यूशन है, अगर मान के चलो पानी है और पानी में हम लोग नमक डाल दिए हैं तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया है, और जो सॉल्यूशन बना है वो 1 लीटर का है। जब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट पार्टिकल्स रहेगा, जितना नंबर ऑफ सोल्यूट रहेगा, मतलब सीधा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल, ठीक है। तो जब हम लोग 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाते हैं, और जब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना उसमें नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए, मोल हो गए, सोल्यूट के जितने मोल होंगे वही उसका कहलाएगा मोलारिटी। याद रखना, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा, मोलारिटी। जबकि मोलालिटी में क्या कहलाएगा, 1 केजी सॉल्वेंट में, ध्यान देना उसमें लीटर में बात कर रहे हैं, इसमें केजी में बात कर रहे हैं। तो जब 1 केजी सॉल्वेंट में, 1 केजी सॉल्वेंट में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट रहेगा वो आपका कहलाएगा मोलालिटी। दोनों में कॉमन डिफरेंस है। इसमें बोल रहा है कि 1 लीटर में जितना नंबर ऑफ मोल रहेगा, मतलब 1 लीटर में अगर 1 लीटर पानी ले लिए हम लोग, या 1 लीटर का कोई सॉल्यूशन है जिसमें नमक और हम लोग पानी डाल दिए हैं, तो बोल रहा है 1 लीटर का आप सॉल्यूशन तैयार किए हैं, तो बताइए नमक आपका सोल्यूट हो गया और पानी हो गया सॉल्वेंट। तो बताइए उस सॉल्यूशन में नमक का जितना मोल होगा, 5 मोल होगा, 10 मोल होगा, 5 मोल होगा, 50 मोल होगा, जितना मोल होगा वो कहलाएगा उसका मोलारिटी। लेकिन जबकि यहां पे बात करेंगे, बोल रहा है 1 केजी सॉल्वेंट में, मान के चलो कोई भी 1 केजी सॉल्वेंट है, उसमें आपको सोल्यूट पार्टिकल डाल दिए हैं, तो 1 केजी सॉल्वेंट में, सीधा बात है 1 केजी सॉल्वेंट में, ठीक है, उसमें आपका जितना नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा वो कहलाएगा आपका मोलालिटी, ठीक है। दोनों में मोलालिटी निकालने का कॉमन फॉर्मूला है। मोलालिटी कैसे निकाला जाएगा, सीधा बात है, ये आपका मोलारिटी M = सीधा है हमारा वेट बटा मोलिकुलर वेट इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट वॉल्यूम इन लीटर, लीटर में लेना है। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। दूसरा, अगर इसमें बात करेंगे मोलालिटी का, जिसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो बस सिंपल है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MA इंटू यहाँ पे लिखेंगे WB, मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सबके बारे में जिक्र करेंगे क्या क्या लिखे हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे WE के बारे में। ये हो गया आपका वेट ऑफ सोल्यूट, M ये आपका हो गया मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, और V हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। जबकि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, फिर वही है W, ये आपका हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सोल्यूट, M ये आपका हो जाएगा मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट ही है सोल्यूट, और WB हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपके पास मोलालिटी और मोलारिटी दो वर्ड हम लोग सीखें, मोलालिटी क्या बोलता है, मोलारिटी क्या बोलता है,
मोल फ्रैक्शन। अब ये मोल फ्रैक्शन देखो, फर्स्ट में हम लोग मास परसेंटेज के लिए बात करेंगे कि ये, दूसरा में वॉल्यूम परसेंटेज, मोलालिटी, नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, चलो हम एग्जांपल देते हैं। एक आपके पास सोलूट है और एक आपके पास सॉल्वेंट है, दोनों को मिक्स किए, जब आपस में मिला तो एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, क्लियर हो गया। मान के चलो ये जो सोल्यूट है ये आपका सॉल्वेंट है, यहाँ पे बन गया आपका सॉल्यूशन। जो एग्जांपल दे रहे हैं बार बार, ये नमक है, ये पानी है, मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बन गया आपका। जैसे यहाँ पे सोल्यूट है, इसके बाद नंबर ऑफ मोल मान लेते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ एन ये मान लेते हैं सोल्यूट का, ठीक है। दूसरा इसमें हम लोग मान लेते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ एन बी। जब ये सॉल्यूशन बताएंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ एन ए प्लस एन बी, दोनों बन गया। तो बोलता है मोल फ्रैक्शन के बारे में बताइए। तो मोल फ्रैक्शन के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे? बोलता है कि मोल फ्रैक्शन आप इसका भी बता सकते हैं, इसका भी बता सकते हैं, दोनों को अलग अलग बता सकते हैं हम लोग मोल फ्रैक्शन। अगर आपको सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताना होगा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को डिवाइड कर देना टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन से। अगर हमको सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बताना होगा तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल में डिवाइड कर देना नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन से। क्या कहना चाह रहा है? सीधा बोलता है कि अगर मोल फ्रैक्शन, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन x से डिनोट करते हैं, मान के चलो सोल्यूट ये हुआ। तो अगर इसका मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो बोलता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हो गया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट ये माने हुए हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट को क्या माने हुए हैं? एन ए। तो यहाँ पे हो गया एन ए डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन में क्या क्या हुआ? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, ये हो गया। तो पूछ रहा है यहाँ पे सिंपल कि मोल फ्रैक्शन हम लोग कैसे पता कर रहे हैं कि कोई भी अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो जिसका निकालना होगा उसके नंबर ऑफ मोल में टोटल मोलों से डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका हमारा क्या? मोल फ्रैक्शन। जैसे अगर पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के मतलब क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग एक्स बी के बारे में बात करेंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट लिखेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट हो गया आपका बी, डिवाइड करेंगे हम लोग एन ए प्लस एन बी, ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल। क्लियर हो गया? तो हम लोग मोल फ्रैक्शन का डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है ना वो रेशियो होता है इंडिविजुअल मोल एंड टोटल मोल्स का। तो हम लोग सिंपल अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो, या फिर सिंपल लिख सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ
मोल फ्रैक्शन इट इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल एंड टोटल मोल, सीधा है। या फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ इंडिविजुअल मोल एंड टोटल मोल्स। ये डिफिनेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये डिफिनेशन क्या है कि डिफिनेशन बोलता है क्या, मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन जो होता है इंडिविजुअल मोल और टोटल मोल का क्या होता है, एक रेशियो होता है, उसी बोलते हम लोग मोल फ्रैक्शन। तो दोनों का अलग अलग मोल फ्रैक्शन निकालें, सोल्यूट का अलग मोल फ्रैक्शन निकालें और सॉल्वेंट का अलग मोल फ्रैक्शन निकालें। ऐसा भी हो सकता है इक्वेशन नंबर 1 को और 2 को दोनों को ऐड कर सकते हैं हम लोग। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बोलता है 1 में क्या आपका ऐड कर देते हैं, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, व्हाट क्या आएगा ऐड करने के बाद। तो ऐड करते हैं, चलो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी प्लस यहाँ पे एन बी एन ए प्लस एन बी। इसका इक्वेशन लिख दिए, इसका इक्वेशन लिख दिए, दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो आपका एन ए प्लस एन बी, ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ एन ए प्लस ये वाला भी कट गया तो आपका बचेगा एन बी। अब दोनों को हम लोग करेंगे जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, दोनों कट गया तो वैल्यू कितना आ गया 1। इसका मतलब है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अब हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो मोल फ्रैक्शन ये था। जो नेक्स्ट टर्म है पार्ट पर मिलियन और दूसरा टर्म है नॉर्मालिटी। अब इन दोनों के मतलब बताते हैं, नॉर्मालिटी और पार्ट पर मिलियन के मतलब क्या होता है, ठीक है। तो सीधा हम लोग बात करेंगे नॉर्मालिटी का। तो नॉर्मालिटी क्या बोलता है, बोलता है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना इक्विवेलेंट वेट प्रेजेंट होगा, जितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, नॉर्मालिटी। इसका मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा है। अरे सिंपल बात है, 1 लीटर मान के चलो कोई सॉल्यूशन दिया है, उस सॉल्यूशन में क्या बोल दिया है कि नमक डाल दिया गया, नमक एक सॉल्यूशन दे दिया है। तो नमक का जो सॉल्यूशन दिया है आपके पास, तो बोल रहा है उसमें जो सोलूट होगा, उसमें जो सोलूट रहेगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट होगा सोलूट, वही क्या कहलाएगा उसका नॉर्मालिटी। फॉर्मूला यहाँ पे सिंपल है, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो पिछले क्लास में जाने वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1000, यहाँ पे वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। पिछले वाला हम लोग वेट बटा मोलिकुलर वेट लिखे थे, उसको वी से डिनोट किए थे, वी लिखे थे, जो मोलारिटी था। सिर्फ इक्विवेलेंट वेट चेंज करा, और हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालने सीखे थे पिछले क्लास में। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है वो डिटेल हम लोग बता चुके हैं कि इक्विवेलेंट वेट निकालने का क्या क्या तरीका होता है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट रखेंगे, वेट बटा इक्विवेलेंट वेट 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। वेट क्या है, डब्ल्यू वेट ऑफ सोलूट है, और ये है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोलूट। पार्ट पर मिलियन के बारे में बोल रहा है। तो पार्ट पर मिलियन के मतलब क्या होता है, बोल रहा है द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोलूट डिजॉल्व इन 10 टू द पावर 6 पार्ट, मतलब 10 टू द पावर 6 पार्ट सॉल्यूशन में, मतलब एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। अब सॉल्यूशन कितना है, तो 10 टू द पावर 6 है, मतलब कितना सॉल्यूशन है, 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है। और उसमें जो नंबर ऑफ सोलूट प्रेजेंट होगा, मतलब जितना पार्ट सोलूट प्रेजेंट रहेगा, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, पार्ट पर मिलियन बोलते हैं हम लोग। तो पार्ट पर मिलियन के मतलब समझ में आ रहा है कुछ कुछ। अरे पार्ट के बारे में, उसमें ग्राम के बारे में बात की, वॉल्यूम के बारे में बात की, हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात की। अब इसमें पार्ट बांट दिया। पार्ट क्या बांट दिया कि बोल दिया इतना बड़ा एक सॉल्यूशन है, उसमें से इतना पार्ट है ना, वो सॉल्वेंट है, उसमें उस सॉल्वेंट में कितना आपको सोलूट डाला हुआ है, तो उसको बोल देते हैं पार्ट पर मिलियन। मतलब 10 टू द पावर 6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, 10 टू द पावर 6 जो है एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उस सॉल्यूशन में कितने पार्ट आपका सोलूट होगा, वही कहलाएगा आपका पार्ट पर मिलियन।
तो अभी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म को कितने टर्म से हम लोग एक्सप्रेस किए। सबसे फर्स्ट वर्ड हम लोग जानेंगे मास परसेंटेज के बारे में जाने, वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में जाने, मोलैरिटी के बारे में जाने, नॉर्मलिटी के बारे में जाने और मोलालिटी के बारे में जाने, और अब लास्ट जाने हम लोग ppm के बारे में। तो ये सब जो था वो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका था। अब हम लोग नेक्स्ट अब देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपको आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि जेई और नीट के अकॉर्डिंग देखा गया, क्योंकि कोलिगेटिव से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऐसा जितने भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव के एग्जाम होते हैं कोलिगेटिव मतलब कोलिगेटिव वाला पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जानने से पहले हम लोग पता किए हैं सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन में दो चीज़ होते हैं, एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, और दोनों मिक्स करके बनाता है आपका सॉल्यूशन। जैसे अभी हम लोग पानी लेनी है, उसमें नमक डालेंगे, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये हो गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बहुत सारा टाइप से बताए थे, बाइनरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, ये सारा चीज़ बताई थे। यहाँ पे एक वैसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूशन का जो प्रॉपर्टीज होगा उसके सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, तो उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर क्या बोले, नहीं समझ में आया। हम कहना ये चाह रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन है आपके पास, अभी अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, और जब ये दोनों है सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो जब सॉल्यूशन तैयार हो गया, इस सॉल्यूशन जो है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। जिसका मतलब होता है कि एक गिलास पानी है, उसमें अगर एक चम्मच हम पानी डालते हैं, एक गिलास पानी है, उसमें एक चम्मच अगर हम लोग चीनी डालते हैं तो ऑलरेडी पूरा तरह से घुल जाएगा। इसे एग्जांपल समझा रहे हैं। फिर से एक गिलास और मतलब एक चम्मच और पानी डालेंगे, फिर घुल जाएगा, और पानी डालेंगे फिर घुल जाएगा। अब एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हम चीनी डालना स्टार्ट करेंगे तो घुलेगा नहीं, और जब घुलेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं। मतलब जो सॉल्यूशन तैयार हो चुका है उसमें चीनी के संख्या पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कोई भी सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पार्टिकल की संख्या पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मतलब सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज, वह गुण जो सोल्यूट के नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और एग्जांपल लेते हैं, या फिर हम लोग ऐसे मान लो कि यहाँ पे एक कंटेनर रखा हुआ है, इसमें हम लोग पानी डाल दिए हैं, क्लियर है। तो पानी जब डालें, अब इसमें हम लोग अब नमक डालना स्टार्ट करेंगे। अब नमक डालेंगे, एक चम्मच जैसे नमक डालें, यार हम नमक के एक पार्टिकल्स, एक कण हम लोग डाल दें यहाँ पे नमक, ठीक है, घुल जाएगा, फिर डालेंगे घुल जाएगा, घुल जाला, ऐसे घुलते जाएगा, घुलते जाएगा, घुल गया। मतलब नमक का संख्या बढ़ा रहे हैं तो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। जब पूरा तरह से सॉल्यूशन तैयार हो गया, एक सॉल्यूशन तैयार हो गया आपके पास, अब दूसरा पार्टिकल्स फिर से अगर हम लोग इसमें डालना चाहेंगे तो घुल नहीं रहा है, अब जाके सीधे नीचे बैठ जा रहा है। मतलब इसमें नमक का संख्या बढ़ा दे रहे हैं ना, नंबर ऑफ नमक बढ़ा दे रहे हैं। तो इस सॉल्यूशन में जो हो गया नहीं डिजोल्व हो रहा है, इस सॉल्यूशन में और पार्टिकल्स नहीं डिजोल्व हो रहा है। इसका साफ के मतलब है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है। मतलब उसमें ज़्यादा डिजोल्व करेंगे तो नहीं डिजोल्व होगा, एक लिमिट मात्रा में ही डिजोल्व हो सकता है। तो अब इसी तरह हम लोग डालेंगे, एक गिलास पानी है और उसमें 4 गिलास अगर हम लोग नमक डाल देंगे तो कभी भी डिजोल्व नहीं होगा। इसका मतलब जो सोल्यूट है उस सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन में जो सोल्यूट डालेंगे उसी पे डिपेंड करता है। तो कोई भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज उसके सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। साफ लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बट डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट आर नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम लोग जानेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपका। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका फोर्स्ड होते हैं, जिसमें से रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक आपका आ गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग एक एक करके डील करेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग जानेंगे, फर्स्ट जो टॉपिक है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। अब ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को जानने से पहले वर्ड हम लोग जानेंगे व्हाट इज वेपर प्रेशर, क्या होता है वेपर प्रेशर। सबसे फर्स्ट में इसी में हम लोग सब टॉपिक देंगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है। तो देखो, अगर मान के चलो कोई कंटेनर है, इसमें पानी रखा हुआ है, सॉल्वेंट है, प्योर लिक्विड है, ये सॉल्वेंट बोलो या इसको बोल सकते हैं भी प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड है, ठीक है। अब जब हम इसको हीट देना स्टार्ट करेंगे, इसमें हीट देना स्टार्ट करेंगे, गर्म करना स्टार्ट करेंगे, जब गर्म करेंगे तो ये जो सॉल्वेंट है वाष्प बनेगा, वेपर बनेगा, ऐसे करके वेपर बन रहा है। तो जब कोई भी प्योर सॉल्वेंट को हीट करते हैं तो इसमें जो वेपर बनता है, वेपर बनेगा तो ऊपर उड़ेगा। तो इस वेपर द्वारा जो प्रेशर लगेगा, इस वेपर द्वारा हाँ, तो इस वेपर द्वारा तो यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो लिक्विड द्वारा जो वेपर बन रहा है, अगर यहाँ पे हम एक ढक्कन लगा देते हैं, ऐसे करके ढक्कन रख दिए और हीट करना स्टार्ट कर दिए, तो ये ढक्कन जो है ना इस वेपर के द्वारा ऊपर फेंक देगा, उसको बाहर कर देगा। तो बोल रहा है ना कि जो प्योर लिक्विड है, तो प्योर लिक्विड द्वारा, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो वेपर द्वारा जो प्रेशर उत्पन्न होता है, जो वेपर द्वारा प्रेशर होता है, उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से बहुत चीज हो सकते हैं, वेपर प्रेशर ट्रेनें चल जाती है, वेपर प्रेशर से बहुत सारा काम होता है आजकल। तो वेपर प्रेशर से बिजली भी बना लेते हैं वेपर प्रेशर से। तो हम लोग देखेंगे कि अगर कोई भी लिक्विड है, अगर उसको हीट करेंगे, तो जब हीट करेंगे तो उसमें वेपर बनेगा, और जब वेपर बनेगा तो जो वेपर द्वारा जो प्रेशर लगेगा, जो वेपर द्वारा प्रेशर देगा, उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। चलो एक और हम लोग कंटेनर लेते हैं। दूसरा कंटेनर लगता है, इसमें हम लोग क्या डाल दे रहे हैं। अब यहाँ पे ये प्योर सॉल्वेंट है, अभी मान के चलो ये सॉल्वेंट है, ये आपके पास सॉल्वेंट दिया हुआ है। अब इस सॉल्वेंट को हीट करेंगे तो इसमें भी वेपर बनेगा, लेकिन इसमें सोलूट डाल दो, सोलूट पार्टिकल डाल दिए, चीनी डाल दो, ऐसे करके चीनी डाल दी हम लोग, ऐसे मिला दिए, हो गया। अब इसको भी हीट करना स्टार्ट करेंगे। मान के चलो ये वाला 100 डिग्री टेम्परेचर दिए हैं, इसमें भी 100 डिग्री टेम्परेचर दिए हैं, दोनों हीट करना स्टार्ट करेंगे। इसमें कोई सोलूट नहीं डिजोल्व है, इसमें कोई भी सोलूट डिजोल्व नहीं, प्योर के प्योर फॉर्म में है। तो जब प्योर के प्योर फॉर्म रहेगा, इसको हीट करेंगे तो वेपर ज़्यादा बनेगा, और जब इसमें सोलूट डाल देंगे तो सोलूट डालने से इसका वेपर प्रेशर में डिक्रीज आ गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। कैसे कम हो जाता है वेपर प्रेशर, कैसे कम हो जाता है, सो देखते हैं। वेपर प्रेशर कैसे कम हो गया, जब हम लोग सोलूट पार्टिकल डालें
तो जैसे प्योर लिक्विड था तो इस वाला सरफेस से वेपर बन रहा था, यहाँ से भी वेपर बन रहा था, बहुत सारा सरफेस पे वेपर बन रहा था। लेकिन जब हम सोलूट डाल दिए, जैसे चीनी डाल दिए, तो यहाँ पे इस सरफेस पे यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, मतलब जहाँ पे वेपर बन रहा था उसको वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। तो जब प्योर सॉल्वेंट में सोलूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर। सर लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है, अभी तो हम बता चुके हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। पहले हम लोग जाने वेपर प्रेशर क्या होता है। तो कोई भी प्योर लिक्विड को हीट करते हैं तो प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट द्वारा जो वेपर बनता है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। और उस वेपर प्रेशर में मतलब प्योर लिक्विड में जब हम सोलूट डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सोलूट डाल देते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और वेपर प्रेशर जब कम हो जाता है तो उसे बोलते हैं हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग का मतलब कम करना। तो कम कैसे करेंगे हम लोग, टेम्परेचर घटा के नहीं कम करेंगे, हम लोग नॉन वोलेटाइल सोलूट डालेंगे। और जब सोलूट डालेंगे तो उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा और उसको बोलेंगे हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो दो चीज क्लियर हो गया, वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वेपर प्रेशर किसको बोलते हैं, तो प्योर लिक्विड को जब हीट करते हैं तो हीट करने से उसको जो वेपर एग्जर्ट होता है और उसके द्वारा जो प्रेशर देता है, या फिर प्योर लिक्विड द्वारा जो वेपर बनता है उस वेपर द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। जबकि उसमें हम लोग अगर सोलूट डाल देते हैं और सोलूट डालने से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है उसको बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। जबकि अभी हम लोग नहीं जाने रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता क्या है। अभी सिर्फ इसमें जो वर्ड लिखा है वेपर प्रेशर और लोअरिंग वेपर प्रेशर, दो चीज सीखे। वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर उसको बोलते हैं जब लिक्विड को हम लोग हीट करते हैं तो उससे द्वारा प्रेशर उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर। और उसमें जो हम लोग नॉन वोलेटाइल सोलूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, उसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, अब इसका हम लोग कुछ लिखते हैं क्या। अभी हम लोग जो इधर फिगर दिखाएं कि ये वेपर प्रेशर होगा, तो हम लोग वेपर प्रेशर का डिफिनेशन लिखना चाहेंगे। वेपर प्रेशर का, वेपर प्रेशर, द प्रेशर exerted by the solvent are known as वेपर प्रेशर। मतलब जो सॉल्वेंट द्वारा हीट करेंगे तो इसके द्वारा जो वेपर बनेगा, वेपर द्वारा जो प्रेशर बनता है, कोई भी वेपर लिक्विड को हीट करेंगे, हीट करने के बाद उसमें जो प्रेशर बनता है और उस प्रेशर द्वारा जो या फिर वेपर द्वारा जो प्रेशर बनता है उसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। दूसरा है लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर। लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होते हैं, तो बहुत सिंपल है। व्हेन नॉन वोलेटाइल सोलूट इज added to pure solvent, then vapor pressure is decreases are known as lowering वेपर प्रेशर। अच्छा, यहाँ पे हम लोग जो प्रेशर देख रहे हैं कि जो हम प्योर लिक्विड को जो हीट किए हैं तो इसमें प्रेशर बन रहा है, इस प्रेशर को हम लोग P मान लें। P मतलब प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
और यहाँ पे जब हम लोग लिक्विड में सोलूट डाल दिए तो एक सोल्यूशन तैयार हो गया, और सोल्यूशन द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होगा, प्रेशर बनेगा, इसको मान लें PS, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और इसका नाम लिख सकते हैं हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ, इसका नाम लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो दो चीज को डिनोट करनी है, एक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और एक वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर के यहाँ पे एक तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर्मूला, लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब साफ लिख सकते हैं कि वेपर प्रेशर P माइनस PS। क्लियर हो गया। यहाँ पे क्या लिखना है हम लोग को कि जो प्योर लिक्विड है, और इस प्योर लिक्विड को जब हीट किए तो यहाँ वेपर बन गया, अब वेपर बन गया तो इसका डिनोट कर दिए P से, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब सॉल्यूशन को हीट किए तो सॉल्यूशन द्वारा जो वेपर हीट प्रेशर बना उसको बोलते हैं PS, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इन दोनों का डिफरेंस जो होता है उसी को बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। या फिर ऐसा सोच सकते हैं लोअरिंग का मतलब कम करना। तो प्योर सॉल्वेंट में अगर हीट बन रहा है, या फिर ऐसी भी जानो कि अगर आप चाय पत्ती, मतलब आप चाय बना रहे हैं, ठीक है, तो चाय बनाते समय अगर आपके पास चाय बन रहा है, उबल रहा है, तो जैसे हम लोग जैसे उबल रहा है, बहुत सारा उबलने लगा, चाय उबलने लगा, तो क्या करते हैं, अगर उसमें हम चाय पत्ती डाल देते हैं तो उसका उबलने का कैपेसिटी, जो वेपर बनने का कैपेसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब उसमें वेपर बनने का कैपेसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब जो सोलूट डालने से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और कोई भी सॉल्वेंट में अगर वेपर प्रेशर, सोलूट डालने से वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो दो वर्ड हम लोग सीखे, वेपर प्रेशर, लोअरिंग वेपर प्रेशर। अब हम लोग जानेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। क्लियर हो गया। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में फिर हम नेक्स्ट है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हम लोग जानते हैं, तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो है, ये जो हम लोग लिखे हैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ये कुछ नहीं है। हम बोले थे कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, जबकि वेपर प्रेशर और लोअरिंग वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होता है। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होता है वो होता है P माइनस PS डिवाइडेड बाई P। क्या लिखे हुए सर, बोल रहा है ये रेशियो है लोअरिंग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, लोअरिंग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पहले डेफिनेशन की बात करेंगे तो लिख सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ लोअरिंग वेपर प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है कुछ नहीं है, बोलता है लोअरिंग वेपर प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बराबर हुआ रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं P माइनस PS डिवाइडेड बाई P। ये फॉर्मूला हो गया निकल करके आ गया आपके पास।
मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर एक रेशियो होता है जिसमें लोअरिंग वेपर प्रेशर और प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर के रेशियो को बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो अभी हम लोग इतना वर्ड लिखे हैं। अब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में एक आया था राउल्स लॉ, वो अपना कुछ इसके साथ रिलेशन दिया। राउल्स लॉ क्या बोला कि रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है क्या है। अब ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर अभी आया था राउल्स लॉ। राउल्स लॉ ये क्या बताया राउल्स लॉ, बोला जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो होगा वो मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। देखो इसके अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, तो बोला अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ रिलेटिव रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सीधा भाई बोला कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होगा ये मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। ये बोल कौन रहा है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो बोलता है कि मोल फ्रैक्शन तो हम लोग पता है P माइनस पी एस डिवाइड बाई पी। मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर सोल्यूट रखेंगे तो यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताएं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ वेयर हम लिख सकते हैं ऐसे करके कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन अगर हम लोग इक्वेशन इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि P माइनस पी एस इज इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल ए प्लस नंबर ऑफ मोल बी, लिख दिए। अगर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट का मतलब होता है सोल्यूट पार्टिकल्स बहुत कम, सॉल्वेंट पार्टिकल बहुत ज्यादा। तो मतलब सोल्यूट कम सॉल्वेंट बहुत ज्यादा, तो लगभग Na प्लस Nb इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग Nb। मतलब एक गिलास पानी में या फिर बोल सकते हैं एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच अगर चीनी डाल देते हैं क्या शरबत बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब बनेगा मतलब नहीं के बराबर, पता ही नहीं चलेगा कि उसमें घुला हुआ है कि नहीं घुला हुआ है, मतलब नहीं के बराबर लिख देंगे। तो वही अगर Nb मतलब पानी, Na मतलब चीनी, दोनों मिक्स करेंगे। एक बाल्टी चीनी में 1 चम्मच एक बाल्टी पानी में 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो बनेगा क्या आपका Nb, मतलब लगभग बराबर हो जाएगा, पानी के बराबर हो जाएगा। तो अगर बहुत डाइल्यूट के मतलब बहुत पतला कर दिया जाएगा तो इसके बराबर हम लोग इतना लिख सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं P माइनस पी एस इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई Nb, ठीक है। Na क्या है, Nb क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट का निकालेंगे, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट निकालेंगे तो वेट ऑफ सोलवेंट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सोलवेंट। ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। इस फॉर्मूला को यहाँ पुट कर सकते हैं तो P माइनस पी एस इज इक्वल टू Na डिवाइड में इसको वैल्यू रख दोगे WB इंटू MB, हो गया। इसको ऊपर लेके जाएंगे हम लोग तो आ जाएगा P माइनस पी एस इज इक्वल टू Na डिवाइडेड बाई WB इंटू MA, ऐसे हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे ला सकते हैं तो ये P माइनस पी एस डिवाइड बाय MA इज इक्वल टू Na इंटू डिवाइड बाय WP, ये हो गया। अगर दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए 1000 से, इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, हो गया। तो बात करो इसको बोलते थे हम लोग मोलारिटी। मोलालिटी क्या बोलते थे इसको, मोलालिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि मोलालिटी बराबर सीधा वर्ड हम लोग अब एक फॉर्मूला आया, मोलालिटी इज इक्वल टू P माइनस पी एस डिवाइड बाय MA इंटू 1000।
ये आपका डेरिवेशन निकल के आ गया। इस पे बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपका है, दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, इसको डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट्स। हम लोग जानेंगे पहला बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट समझने के लिए सबसे पहले अगर हम लोग जानना चाहते हैं तो हमारे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हमारे पर जो प्रेशर लग रहा है वो 1 atm लग रहा है। तो अगर कोई भी लिक्विड, अगर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक लिक्विड है, तो इस लिक्विड को अगर हम लोग हीट करेंगे तो लिक्विड द्वारा वेपर बनेगा, यहाँ पे बहुत सारा वेपर बनेगा, और इस वेपर द्वारा प्रेशर भी बनेगा, और ये प्रेशर ऊपर की तरफ लगाएगा, और हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहरी वातावरण वाला जो प्रेशर है वो भी लगाएगा बाहर से। ऊपर से तो प्रेशर लगा रहा है हमारे पर, और नीचे में जो वेपर द्वारा प्रेशर लग रहा है। अब हम लोग को मालूम है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना एटीएम प्रेशर लगाता है, तो 1 atm लगाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सर ये 1 atm है। जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाए, 1 atm के बराबर हो जाए, तो ये जो लिक्विड है बॉयल करना स्टार्ट कर जाएगा। सर कैसे बॉयल करेगा? अगर हम इसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिए तो इसका जो वेपर बना वो 0.5 atm, फिर टेम्परेचर दिए 30 डिग्री टेम्परेचर दिए, फिर इसका जो वेपर बना उसका प्रेशर आ गया आपका 0.7 atm, दोबारा फिर प्रेशर दिए, आप 50 डिग्री सेल्सियस इसको हीट कर दिए। ऐसे मतलब तो मान लिए, कंसीडर कर लिए, तो अब इसका जो प्रेशर हो गया 0.9 atm। अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हीट किए यहाँ पे, तो इसका जो वेपर प्रेशर हो गया 1 atm। मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर दिए तो प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर हुआ, इसका जो प्रेशर आ गया 1 atm। और जब 1 atm के बराबर हो जाएगा कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, तो लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉइल्ड करने लगेगा। सर बॉइलिंग पॉइंट के मतलब बताइए सबसे पहले। तो एक वैसा टेम्परेचर जिसमें प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पे बहुत सारा टेम्परेचर लिए हैं, अब बहुत सारे टेम्परेचर पे कंसीडर किए हैं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 atm होता है हमारे यहाँ पे। तो जब 1 atm होता है, तो जब प्योर लिक्विड को हम लोग जब बॉयल करना स्टार्ट किए तो 100 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर दिए तो उसका जो वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया, तो उस प्योर लिक्विड का जो 100 डिग्री सेल्सियस उसका वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। मतलब तो सिंपल लिख सकते हैं, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid या pure liquid is equal to 1 atm are known as boiling point। मतलब उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है,
अब सर बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, दूसरा आता है, अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो इसी को एग्जांपल में हम लोग इसको आगे आगे करते हैं हम लोग। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ और बताना चाहते हैं इससे थोड़ा हम लोग एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जिससे ये बॉइलिंग पॉइंट तो समझ में आ गया, इतना क्लियर हो गया। अब बॉइलिंग पॉइंट का क्या एक लिक्विड का कोई अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम लोग एक ग्राफ से डिनोट करना चाहेंगे, ग्राफ से दिखाना चाहेंगे, तो एक ग्राफ से अगर लिखना चाहेंगे, इधर हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर, इधर लिखेंगे टेम्परेचर। अब मान के चलो कोई भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे इधर, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ते 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 यहाँ पे आ गया। मान के चलो यहाँ पे आ गया, मतलब इस टेम्परेचर पे, यहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर दिए, ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब कितना 1 atm। जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते गए तो इसका वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया, और जब टेम्परेचर बढ़ाते गए वेपर प्रेशर बढ़ता चल गया, तो जब एक ऐसा टेम्परेचर आया कि लिक्विड का जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाहर मतलब बराबर हो गया। और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, तो उस पॉइंट पे ये लिक्विड बॉयल करने लगेगा, और जिस पॉइंट पे ये बॉयल करना लगेगा इसको बोल देंगे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट। ये हम लोग ग्राफ से निकालें, ये ग्राफ से हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। दूसरा हम लोग जानेंगे इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अरे बहुत सिंपल है यार, क्या करना है सर, अभी तो आप बताएं कि जैसे एक कप लिक्विड यहाँ पे बताए थे, और इस लिक्विड को हम लोग जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किए तो इसका वेपर प्रेशर बना और 1 atm के बराबर आ गया, 1 atm के बराबर आ गया। जब इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे, और जैसे सोल्यूट डाल दिए तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो जब वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो सर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल लें तो इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तब एक सॉल्यूशन बन गया। तब इसको बॉयल करना है, कैसे बॉयल करोगे? तो टेम्परेचर बढ़ाइए, अब 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ाएं तब जाके इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हुआ, तब जाके इसका वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हुआ। तो बताइए एलिवेशन के मतलब क्या होता है? बढ़ा देना। तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो इसका टेम्परेचर में इंक्रीज कर दिए, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ गया, और जब टेम्परेचर बढ़ाएं तब जाके ये लिक्विड बॉयल किया। टेम्परेचर क्यों बढ़ाएं? क्योंकि टेम्परेचर कम था, या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट उतना था, लेकिन जब हम सोल्यूट डाल दिए तो सोल्यूशन तैयार हो गया, और जब सोल्यूशन तैयार हो गया तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, मतलब 1 atm से कम हो गया। तो फिर से उसको 1 atm लाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब जाके इसका बॉइलिंग पॉइंट 1 atm के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्योर लिक्विड है, ये आपका प्योर लिक्विड है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है ये लिक्विड 1 atm के बराबर आ जा रहा है इसका वेपर प्रेशर, जबकि ये सॉल्यूशन है तो इसको 150 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है, तब 1 atm के बराबर हो रहा है। मतलब सर सोल्यूट जब डिजोल्व करते हैं
किसकी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तो इसी नाम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखना चाहेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, इसका होता है। उसके बाद क्या होगा, इसका। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर लिक्विड। मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट अगर लिखना चाहेंगे हम लोग, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया आपका फॉर्मूला निकल के डेल्टा टी। अब इसके लिए भी आया था रॉल्स लॉ। अब वो क्या बताया रॉल्स लॉ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में रॉल्स लॉ क्या बोला, बोला कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, मतलब जो डेल्टा टीबी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के बराबर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, ये बोल रहा है। उसका डेरिवेशन निकालते हैं, क्या बोलता है चलो देखते हैं। तो हम लोग बताएंगे रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट। According to this law, according to this law, बोला कि डेल्टा टीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, मोलालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे डेल्टा टीबी तो यहाँ पे आएगा वैल्यू ए कांस्टेंट के बी, कांस्टेंट क्या आ गया के बी। मोलालिटी का फॉर्मूला हमको मालूम है डब्ल्यू ए इंटू 1000 डिवाइड बाय एम ए इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया मोलालिटी। मतलब एक रिलेशन निकाला, सबके बारे में लिखेंगे। वेयर के बी इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है इवोलोस्कोपिक स्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, डब्ल्यू ए को बारे में बहुत बात करेंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट, एम ए आपके बारे में बात करेंगे तो वेट ऑफ सोल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट। अगर हम लोग बात करेंगे डब्ल्यू बी का तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मेन आता है के बी का डिफाइन करने, जो बोर्ड में कभी कभी पूछ देता है के बी क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्या होता है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम हम लोग बोलेंगे देखो कैसे डिफाइन करेंगे इसको, बहुत सिंपल है। यहाँ पे क्या है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलालिटी, मोलालिटी इसको डिफाइन करेंगे कैसे, देखो फिजिक्स में कैसे डिफाइन करते हैं इसको सब देखते हैं। तुम लोग देखा होगा कि डेल्टा टी बी जो है के बी के बराबर हो गया, और जिसको डिफाइन करना कांस्टेंट टर्म को, अगर ये वाला अगर 1 आ जाता है, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। मतलब लिख सकते हैं जब इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो के बी जो हो जाएगा डेल्टा टी बी के बराबर हो जाएगा। मतलब लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू, या फिर सीधा ठीक है, इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलालिटी इज यूनिटी। अगर आपका मोलालिटी 1 हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। यहाँ पे कांस्टेंट का एक फॉर्मूला होता है निकालने के लिए, के बी इक्वल टू आर टी स्क्वायर बाई एल वी इंटू 1000। सबके बारे में जानते हैं, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट किसको बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा। जिससे रोटी बनाते हैं तो रोटी के अंदर एक वेपर हो जाता है, उसके द्वारा जो ऊष्मा होता है उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। आर क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू 0.0821 लेंगे। टी का वैल्यू टेम्परेचर है, केल्विन में लेना है, 100 तो 100 मतलब 1000 तो 1000 है, ये लिए वैल्यू मतलब लेटेंट। अब तीसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जाता है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट अभी जैसे हम लोग समझाएं आपके पास कि यहाँ पे अगर कोई लिक्विड है, अगर इस लिक्विड को देखा गया है नॉर्मल टेम्परेचर 25 डिग्री पे रखा हुआ है, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। लिक्विड फॉर्म में इसमें कुछ अगर 25 डिग्री सेल्सियस कुछ ना कुछ तो वेपर बन रहा है, थोड़ा सा ही बन रहा है लेकिन कुछ तो बन रहा है। अगर इसका टेम्परेचर हम -10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे या फिर -1 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा ना वो पूरा के पूरा कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब वेपर बनेगा ही नहीं। तो ये वाला जो लिक्विड है कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। जैसे यहाँ पे एक तो सॉलिड रख देते हैं, इसमें एक तो सॉलिड रखा हुआ कुछ, ठीक है। और जब सॉलिड फॉर्म में है या फिर पानी का सॉलिड फॉर्म में है, जब सॉलिड फॉर्म में है तो इसका वेपर प्रेशर 0, वेपर प्रेशर नहीं बन रहा है। मतलब जब वेपर प्रेशर 0, मतलब ये उस टेम्परेचर पे रखा हुआ है, मान के चलो टेम्परेचर जो दिया गया है वो -10 डिग्री सेल्सियस दे दिया होगा, तभी तो ये सॉलिड फॉर्म में है। तो कोई भी लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। फिर से क्या बोलना चाह रहे हैं, जैसे ये भी नॉर्मल लिक्विड है और ये नॉर्मल लिक्विड अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ वेपर बन रहा है। अब इसी लिक्विड को -1 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होगा तो किसके बराबर, अगर इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर रख देते हैं तो -10 डिग्री सेल्सियस पर रख देंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब सॉलिड के बराबर हो गया। तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब एक वह टेम्परेचर जिसमें से प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट्स। क्लियर हो गया, चलो लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड आर नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हैं। मतलब कोई भी लिक्विड का जो वह टेम्परेचर जिसमें कोई भी लिक्विड जो होता है उसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है
तो हम लोग उसको बोलते हैं, तो हम लोग उसका बोलेंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखते हैं वेपर प्रेशर ही कम ना करना है, जैसे ये प्योर लिक्विड है, यहाँ पे भी प्योर लिक्विड है, अब दोनों में रखा हुआ है प्योर, इसमें भी है प्योर, दोनों में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, इसमें भी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो वेपर प्रेशर का और तरीका है, इसमें अगर सोल्यूट डाल देते हैं, और जब सोल्यूट डाल देंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो ये जो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा नहीं है, मतलब ये सॉलिड में जल्दी कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये सॉल्यूशन है और ये प्योर सॉल्वेंट है, अगर बोलेंगे दोनों में फ्रीज कौन हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट करने का मतलब होता है फ्रीज कर देना, जमा देना। तो सर अगर हम लोग प्योर लिक्विड में सोल्यूट डाल देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम हो जाएगा, और प्योर लिक्विड में अगर नहीं डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा ही रहेगा। तो अगर दोनों को टेम्परेचर घटाते हैं, इसको भी 10 डिग्री सेल्सियस डाल देते हैं, इसको भी 10 डिग्री सेल्सियस डाल देते हैं, लेकिन माइनस में लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब दोनों को 10-10 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दिए, लेकिन ध्यान देना कि जो सॉल्यूशन रहेगा वो इजीली फ्रीज हो जाएगा, जबकि ये वाला फ्रीज नहीं होगा, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी पहले से ज़्यादा है, और इसका वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालें तो पहले से घट गया है, और टेम्परेचर और घटा दिए तो वेपर प्रेशर और कम हो गया, और जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो क्या हो गया, इजीली फ्रीज हो गया, तुरंत फ्रीज हो गया। इसका मतलब होता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, उस सॉल्यूशन का कम होता है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। मतलब सॉल्वेंट को फ्रीज करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, और जबकि सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए कम टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो सर फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट जिसको डेल्टा TF से हम लोग डिनोट करते हैं। इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये हम लोग यहाँ फॉर्मूला निकाल लिए। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा सॉल्वेंट का ज़्यादा हो गया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। वजह समझ रहे हो ना, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिए, एक सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आपका ज़्यादा होता है। तो ये था फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके लिए आया था राउल्स लॉ, और राउल्स लॉ क्या बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, वो भी बोला कि राउल्स लॉ बोला है फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो मोलालिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। चल यहाँ पे बात करेंगे हम लोग राउल्स लॉ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। राउल्स लॉ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो राउल्स लॉ बोला कि जो डेल्टा TF जो होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, ये बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी। तो जैसे हम लोग डेल्टा T लिखना चाहेंगे और ये वाला जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पे KF कांस्टेंट आ जाएगा, मोलालिटी का वही फॉर्मूला WA इंटू 1000 डिवाइड बाय MA इंटू WB हो गया। फिर से वेयर
KF के बारे में हम लोग बात करेंगे। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट। सेम ये सब के बारे में तो हम लोग को जान चुके हैं पहले से। अच्छा, KF को अगर डिफाइन करना होगा, फिर वही कहानी है, KF को अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग जान चुके हैं कि डेल्टा TF जो होगा वो होगा आपका KF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी जो उसमें डिफाइन किए थे सेम इसमें भी डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, freezing point when molality is unity। यूनिटी का मतलब जब मोलालिटी 1 हो जाएगा तो इसके बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए बहुत सिंपल तरीके यहाँ पे हेडिंग लगा दे सकते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये था आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। और ये चौथा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है आपका, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें चौथा नंबर हम लोग डाल सकते हैं। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, इससे पहले हम लोग जानेंगे ऑस्मोसिस। इसमें जो हम लोग सबसे पहले जानेंगे ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? सर ऑस्मोसिस से एक चीज और जानेंगे हम लोग, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसको हम लोग शॉर्टकट में SPM बोलते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है पहले वो जान लेते हैं, उसके बाद ऑस्मोसिस समझ में आ जाएगा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एक वैसा मेम्ब्रेन है, वैसा पर्दा है या वैसा कुछ झिल्ली ले लो जिसमें से अपने से होकर के सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को पास होने देता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करेगा। तो उस तरह से मतलब जो झिल्ली होगा, उस तरह से जो दीवार होगा, उसको बोलते हैं हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे अगर आप लोग चाय बनाते होंगे तो चाय में जैसे हम लोग चाय पत्ती डालते हैं तो पहले चाय को छाना जाता है। उसको जब छानेंगे हम लोग चाय को, तो उसमें जिसमें छन्नी से छानते हो तो उसमें जो चाय पत्ती है ऊपर में आ जाता है, नीचे पानी नीचे आ जाता है। मतलब जो चाय बना हुआ है उसमें दो चीज़ है यहाँ पे, जो चाय बना हुआ है, जो चाय पत्ती आपका सोलूट है, और लिक्विड जो पानी है वो आपका सॉल्वेंट हुआ। तो जब उसको हम लोग चाय को एक छन्नी से गुजारते हैं तो चाय नीचे गिर जाती है, जबकि चाय पत्ती ऊपर रह जाता है। तो हम लोग इस छन्नी का नाम दे सकते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। मतलब एक वैसा मेम्ब्रेन, वैसा दीवार जो अपने से हो करके सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को अलाउ करता है, उसको बोल देते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और एग्जाम्पल लीजिए, ऐसा भी देखेंगे कि कहीं पे रोड पे अगर कोई कुत्ता या जानवर का एक्सीडेंट हो जाता है, तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद कुत्ता या जानवर फूल जाता है, बड़ा हो जाता है, साइज से उसका ज़्यादा काफ़ी बड़ा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब वो मर गया तो उसके अंदर जो ब्लड होता है वो ब्लड चलना स्टॉप हो जाता है। और जब चलना स्टॉप हो जाएगा तो अंदर में जो ब्लड द्वारा जो प्रेशर लग रहा था उसका प्रेशर तो जीरो हो गया। मतलब प्रेशर जीरो हो गया, लेकिन जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत सारा धूल कण मिट्टी बहुत सारा ही घुला हुआ है। जब आदमी के या कोई भी जानवर के अंदर वाला पार्ट में जो प्रेशर था वो प्रेशर जीरो हो गया, और जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है
तो उसके शरीर में बहुत सारा छिद्र होता है, तो अंदर में प्रेशर कम होने की वजह से बाहर वाला प्रेशर जो गैस है, जो हवा है, वो अंदर एंट्री कर जाता है। और जब अंदर एंट्री कर जाता है तो हवा में बहुत सारा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स नहीं इंटर करते हैं, ओनली फॉर हवा इंटर करता है। मतलब डस्ट पार्टिकल सोल्यूट हो गया, हवा हो गया सॉल्वेंट हो गया। और कोई भी अंदर आप हवा भरोगे तो उसका साइज ऑलरेडी बढ़ेगा। तो वहाँ पे जो मरा हुआ जानवर है उसका जो स्किन वहाँ पे काम कर रहा है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा काम कर रहा है। सर ये सब बहुत लफड़ा होता है, कुछ ऐसा और सिंपल चीज़ बता दीजिए कि ताकि हो जाए। अरे बहुत सिंपल है यार। और सेमी परमेबल के मतलब ऐसे चल नहीं जानो। सेमी परमेबल मतलब जो अपने से होकर के सोलवेंट पार्टिकल को पास होने देता है उसको बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में हम लोग जैसे ऑस्मोसिस होता क्या है, जैसे आपके पास अगर एक हम कंटेनर रखे हुए इस तरह करके, अब इस कंटेनर को ऐसे डिजाइन किया हुआ है, कर दी हुई डिजाइन। अब यहाँ पे हम लोग बहुत सारा लिक्विड भर देंगे और यहाँ पे एक दीवार लगा देंगे और इस दीवार में ऐसा बनाएंगे, इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब एसपीएम का दीवार बनाएंगे। और जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाएं, अब एक तरफ हम लोग सॉल्यूशन डाल देंगे और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट। अभी मान के चलो ये सॉल्यूशन है आपका और ये प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूशन है और ये है प्योर सॉल्वेंट। तो हम अभी बताएं कि अगर आपका प्योर लिक्विड और एक सॉल्यूशन है, अगर प्योर लिक्विड को हम लोग हीट करेंगे और एक तरफ सॉल्यूशन को हीट करेंगे, ये है सॉल्वेंट। अब इसको हीट किए, इसको हीट करिए, तो सॉल्यूशन में आपका पार्टिकल्स मिला हुआ है। 100 डिग्री सेल्सियस इसको भी दिए, 100 डिग्री सेल्सियस इसको भी दिए। तो देखना इसमें ज़्यादा वेपर बनेगा क्योंकि इसमें कोई भी पार्टिकल मिक्स नहीं हुआ है। लेकिन जब इसमें हम लोग सॉलिड पार्टिकल डाल दिए तो इसका वेपर प्रेशर कम ही बनेगा। मतलब सर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये जो पार्टिकल्स है प्योर सॉल्वेंट का वो इधर से इधर मूव करेगा। मतलब इधर से जो प्रेशर लग रहा है आपका, हम मान लेते हैं 10 एटीएम प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, मान लीजिए 10 एटीएम, और इधर से इधर जो एटीएम लगा रहा है 8 एटीएम प्रेशर लगा रहा है। तो आप बताइए लिक्विड इधर से इधर फ्लो होगा या इधर से इधर फ्लो होगा? सर जिधर ज़्यादा प्रेशर होगा उधर फ्लो होगा, क्योंकि इधर से इधर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो ये लिक्विड इधर फ्लो होगा, सिंपल बात। तो इसका प्योर सॉल्वेंट, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है और इसमें लगा हुआ सॉल्यूशन, जब प्योर सॉल्वेंट से इधर मूव करेगा, प्योर सॉल्वेंट से इधर अब मूव करेगा सॉल्यूशन के तरफ, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं हम लोग ऑस्मोसिस प्रोसेस। मतलब ये घटना जो हो रही है, मतलब प्योर सॉल्वेंट से मूव करके लिक्विड सॉल्यूशन के तरफ से आ रहा है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। सर इस ऑस्मोसिस को रोका जा सकता है कि नहीं जा सकता है वो बताइए पहले। बिल्कुल रोका जा सकता है। क्यों रोका जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है? इसके पास 10 एटीएम है, इसके पास 8 एटीएम प्रेशर है। काश इसमें हम लोग एक्स्ट्रा प्रेशर, इधर से एक्स्ट्रा प्रेशर एक पिस्टन लगा देंगे, इसके लिए लगा दिए, एक्स्ट्रा प्रेशर इधर से डेवलप कर दिए 2 एटीएम। ठीक, अपना प्रेशर 8 एटीएम था, इधर से 2 एटीएम लगा दिए, तो टोटल कितना हो गया 10 एटीएम। इसका भी 10 एटीएम प्रेशर हो गया, तो दोनों का प्रेशर अब सेम हो गया। तो क्या इधर से इधर फ्लो होगा या इधर से इधर फ्लो होगा? सर दोनों तरफ प्रेशर अब तो सेम हो गया, अब कहीं ना कहीं फ्लो होगा, नहीं होगा? तो कहीं से ना कहीं फ्लो नहीं होगा, जैसा है वैसा स्थिर रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो 2 एटीएम लगाए हैं उसमें से अगर इसमें हम 10 एटीएम लगा देते हैं, 10 एटीएम, तो इसके पास ऑलरेडी 8 था, अब 10 लगा दिए तो 18 एटीएम प्रेशर हो गया इसके पास। अब इसके पास हो गया 10 एटीएम, इसके पास से 18 एटीएम प्रेशर हो गया। अब जब 18 एटीएम प्रेशर हो गया, अब बताइए लिक्विड किधर से किधर फ्लो होगा? अब सर लिक्विड जो होता है सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के तरफ फ्लो होने लगेगा। सबसे पहले बताए थे ऑस्मोसिस में क्या हुआ था, प्योर सॉल्वेंट से लिक्विड मतलब सॉल्यूशन की तरफ फ्लो हो रहा था, तो उसको बोलते थे ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए 2 एटीएम प्रेशर डेवलप किए, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर।
मतलब ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना एटीएम प्रेशर डेवलप करते हैं सॉल्यूशन साइड, उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन सर ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर प्रेशर और बढ़ा देंगे तो अब उल्टा प्रोसेस होने लगेगा, इधर से इधर फ्लो होने लगेगा। और जब इधर से इधर फ्लो होने लगेगा लिक्विड, तो इसमें सॉल्यूशन है, तो इसमें सोलूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब जबकि यहाँ पे लगा हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो जब इधर से इधर फ्लो होगा तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलता है कि सोलूट को नहीं आने देगा, सिर्फ किसको आने देगा, सॉल्वेंट को। मतलब जो इसमें सोलूट पार्टिकल है सब यहीं पे रुक जाएगा, और इसमें जो पास होगा वो सिर्फ सॉल्वेंट होगा, वो प्योर फॉर्म में होगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको हम लोग बोल देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। चलो क्लियर हो रहा। 3 वर्ड हम लोग जाने, पहला ऑस्मोसिस क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था, और रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम लोग आरओ बोलते हैं। आरओ का जो पानी पीते हो आप लोग, ठीक है ना, ये आरओ का सिद्धांत इसी पे काम करता है। जैसे हम यहाँ गंदा पानी डाल दिए, पानी में अगर बालू मिक्स है, और जैसे पानी में बालू मिक्स है, प्रेशर डेवलप कर दिए, तो इधर से इधर जो फ्लो होगा सिर्फ पानी फ्लो होगा, लेकिन बालू के बालू सब यहीं पे जमा रह जाएगा, ये रुक जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी आएगा आपका प्योर फॉर्म में आएगा, इसे बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो क्या क्या हम लोग जाने, सबसे पहले हम लोग जाने सर व्हाट इज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस होता है क्या है, प्योर लिक्विड जब सॉल्यूशन तरफ फ्लो होने लगता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जितना एक्स्ट्रा प्रेशर सॉल्यूशन से डेवलप करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना प्रेशर हम लोग डालें सॉल्यूशन साइड ताकि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक प्रेशर पे अगर हम लोग प्रेशर और बढ़ा देते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको हम लोग बोल देते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। सबका डिफिनेशन हम लोग लिख देते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी यहाँ पे आया था आपका कौन, वांट हाफ फैक्टर। अब ये वांट हाफ फैक्टर क्या आया था, सबसे पहले इसका डेफिनेशन प्रेशर जाने, तो सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करें। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो यहाँ पे दिख रहे हैं सबका डिफिनेशन लिखा हुआ है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। तो हम लोग इससे पहले जाने कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इन तीनों के लिए आया था आपका राउल्ट्स लॉ। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आएगा था वांट हाफ फैक्टर। तो हम लोग बोलेंगे वांट हाफ फैक्टर क्या बोलता है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, इसके बारे में जानेंगे। तो बात करेंगे वांट हाफ फैक्टर। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये क्या बोला, अकॉर्डिंग टू दिस बोला क्या कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration at constant temperature, बोल रहा है भाई साहब क्या कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मतलब टी रहेगा कांस्टेंट। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। फिर बोलता है दूसरा कि जो पाई होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर जब कंसंट्रेशन क्या हो, कांस्टेंट होगा। इसको इक्वेशन मान लो सेकेंड, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड से हम लोग बात करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पाई हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं सी टी। अब जैसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा आर, और सी आर यहाँ पे टी आ गया, गैस कांस्टेंट बोलते हैं, आर कांस्टेंट टर्म आ गया। तो जब हम लोग पाई का वैल्यू लिखेंगे तो ये हो गया आर, सी मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम इनटू टी। ये वॉल्यूम को इधर ले जाएंगे
तो पाई भी इज इक्वल टू एन, फॉर्मूला हो गया एन आर टी। ठीक है, तो याद करो, एक हम लोग तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़े थे पी भी इज इक्वल टू एन आर टी। तो सर ये गैस के लिए था और ये आपका सॉल्यूशन के लिए, दोनों में अंतर है। ये गैस के लिए था आइडियल इक्वल पी भी इक्वल टू एन आर टी, और ये आपका हो गया सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे एक निकल के आ गया पाई भी इक्वल टू एन आर टी। क्लियर हो गया। तो ये था वांट ऑफ फैक्टर ऑफ किसके बारे में जाने हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस जान गए। अब एक और वर्ड आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सर आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं किसको, तो वैसा सॉल्यूशन देखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन अगला पढ़ेंगे हम लोग, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। शॉर्टकट में बता देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब मान के चलो दो कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर में इसका मान के चलो कंसंट्रेशन T1, पाई का वैल्यू C1, ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, दो सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन B है, ठीक है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए, मतलब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, अगर दो कंटेनर में रखा हुआ सॉल्यूशन अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा तो उसको बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ में आ रहा है कि टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो भाई ये वाला टर्म सेम हो गया, टेम्परेचर अगर सेम हो जाए, टेम्परेचर अगर सेम हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं पाई का वैल्यू जो होता है, पाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का भी लिखें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू पाई आर सी टी इज इक्वल टू आर सी टी 1 1 1 1 1 1। ये 2 के लिए है, 2 के लिए, 2 के लिए, इसके लिए 2 2 मान लेते हैं, अलग अलग है। सर आर तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हो गया। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे T1 इज इक्वल टू T2 बराबर T हो जाएगा तो कंसंट्रेशन C बराबर C2 हो जाएगा। और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला हमको मालूम है, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम 1 1 और नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम V2। यहाँ से भी निकल सकता है वॉल्यूम क्या, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है वेट बटा मोलिकुलर वेट बाई V1। यहाँ पे लिख सकते हैं वेट बटा मोलिकुलर वेट डिवाइड बाई V2। इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हो सकता है। तो ये आपका एक रिलेशन आ गया, तो ये हो गया आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो अभी तक हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जाने, 4 टाइप से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग पहला वर्ड जाने क्या होता है, एक बार रिवीजन करा देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या है। तो सर कोई भी सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टीज दो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 टाइप से होते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और एक पढ़े हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया। तो ये था सॉल्यूशन का, हम लोग अभी आधा पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 था। अब इसका पार्ट 2 हम लोग बताएंगे दूसरे लेक्चर में, दूसरे वीडियो में। क्लियर हो रहा है, जिसमें से आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन आएगा, उसको बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ये सब कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज़्यादातर IIT JEE में इसी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।